ये एमसीक्यू असर्शन रीजन टाइप में दिया हुआ है। असर्शन क्या है? एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए क्लोज लूप वेयर मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरिड यानी चेंज, यानी जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाता है तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। बिल्कुल यही तो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर का, जो कि फैराडे साहब ने ऑलरेडी बताया। वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल, तो बिल्कुल सही है। और द इंड्यूस ईएमएफ इज नॉट ए कंजर्वेटिव फील्ड। हाँ, कंजर्वेटिव यानी जो पहले से ही है। कंजर्वेटिव यानी नेटिव, जो ऑलरेडी पहले से ही है। अरे भाई ईएमएफ पहले से थोड़ी होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाता है तब वो तैयार होता है। पहले से होता है क्या? नहीं, पहले से ही, यानी नेटिव यानी कंजर्वेटिव अगर है तो पहले से थोड़ी ना तैयार हुआ। कंजर्वेटिव का मतलब मालूम है आपको? कंजर्वेटिव जैसे कि हमारे पुराने जो दादा दादी है ना, तो वो कंजर्वेटिव माइंड के यानी पुरातन माइंड के, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, वो विचारों से वो प्रेरित थे, वैसे वो बिहेव करते थे, बरोबर कि नहीं? लेकिन अभी नई पीढ़ी उन पुराने विचारों को मानती है क्या? है ना, जैसे भाई लड़की ने घूंघट पहनना चाहिए। हाँ, आपको बोला कि घूंघट पहनो तो पहनोगी आप? हाँ, बरोबर ना? जो भी बोलेगा कि घूंघट पहनो, तुम उसको बोले भाई श्यामड़िया कौन है बे तू हमें बताने वाला घूंघट पहन करके? हाँ, जा तू पहन ले खुद, पहले हमने पहनेंगे, बरोबर कि नहीं? बिल्कुल सही। लेकिन पुराने ज़माने की लेडीज ऐसी बोलती थी क्या? नहीं, जैसा उनको बोला जाता था वैसे वो करती थी। घूंघट पहनो तो पहनो, क्लियर क्या? बरोबर ना? घर के बाहर मत जाओ मतलब मत जाओ, है ना? बरोबर? अरे हाय अन्ना, यस। तो कंजर्वेटिव यानी नेटिव, यानी वो जो पहले से ही है। अरे भाई तो ईएमएफ पहले से थोड़ी है, वहां पे पहले से नहीं है। वो तैयार हुआ, कब तैयार हुआ? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तब वो तैयार हुआ। तो फिगर देखो, मैंने कई बार आपको बताया कि ये क्लोज लूप, यानी जैसे कि कॉइल, वो सर्कुलर हो सकता है या रेक्टेंगुलर हो सकता है। ये जैसे सर्कुलर या रेक्टेंगुलर चाहिए तो रेक्टेंगुलर कॉइल भी ड्रॉ कर लेता हो। इस प्रकार से ये रेक्टेंगुलर कॉइल, और इसमें से ये पास हो रहे हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, सर चेंज कैसे आएगा? एक तो ये कॉइल को आप यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन चेंज करो, यहाँ से यहाँ लाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स को वही रखो, तो यहाँ से कॉइल यहाँ आएगी, तो यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स उसमें से पास हो रहे, यहाँ आई तो मिनिमम, फिर यहाँ मैक्सिमम, फिर यहाँ मिनिमम, फिर यहाँ मैक्सिमम, फिर यहाँ मिनिमम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है? चेंज। या कॉइल को स्टेडी रखो और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको चेंज करो। अभी यहाँ पे है तो ये मैक्सिमम पास हो रहे कॉइल से, इनको यहाँ लाया तो अभी कॉइल से कितने पास हो रहे? 0 मिनिमम। फिर यहाँ लाया मैक्सिमम, फिर यहाँ मिनिमम, फिर यहाँ मैक्सिमम, फिर यहाँ मिनिमम। तो दो प्रकार मैंने बताए मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए। कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं उसको चेंज करने के दो मेथड्स मैंने आपको बताई। एंड वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस ईएमएफ इज फॉर्म इन द कॉइल। इस कॉइल में क्या तैयार होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होना यानी ही करंट इंड्यूस होना। यस, ये ईएमएफ जो तैयार होता है उसको इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, और करंट को इंड्यूस करंट बोलते हैं। यस, तो ये जो ईएमएफ तैयार हुआ वो पहले से था क्या? नेटिव है, कंजर्वेटिव है? नहीं है, वो पहले से नहीं था, बाद में तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। बिल्कुल सही। और रीजन बोला है द लाइन इंटीग्रल E.dl अराउंड द क्लोज लूप इज
नॉन जीरो, बिल्कुल ना। द लाइन इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल जो है उसको अंडरलाइन करो, उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो ये वाला देखो ई डॉट डीएल, ई जो है यहां भी वेक्टर क्वांटिटी, डीएल भी वेक्टर क्वांटिटी, लाइन इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप। सर यहाँ क्लोज लूप कौन सी? अरे ये कॉइल क्या है, क्लोज लूप। कैसे पढ़ोगे इसको? इसको पढ़ोगे कैसे? लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल, डॉट डॉट प्रोडक्ट, दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर में। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल ओवर द क्लोज लूप। सर कौन सी क्लोज लूप? अरे ये क्लोज लूप, ये कॉइल। कॉइल क्या है? क्लोज लूप। हाँ, तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल ओवर द क्लोज लूप, ये जीरो रहेगी नहीं। जीरो रहेगी क्या? नहीं रहेगी, जीरो नहीं रहेगी, क्योंकि ईएमएफ डेवलप हो रहा है ना, तैयार हो रहा है ना। यस, तो रीजन बोला द लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल अराउंड द क्लोज लूप, क्लोज लूप यानी ये क्लोज कॉइल इज नॉन जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं रहती है, जीरो नहीं रहती है, इज नॉन जीरो। तो ये इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल ओवर द क्लोज लूप इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही। तो अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन का। तो ऑप्शन ये आएगा। क्या है देखो फिर, इफ बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, अजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्शन। हाँ, और रीजन ये अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन ए, यस। नेक्स्ट वन, a coil has resistance 30 ohm and inductive reactance 20 ohm at 50 Hz frequency। एक कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस है 30 ओहम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस है 20 ओहम एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ओके, if an AC source of 200 volt and 100 hertz is connected across the coil, अगर इस कॉइल पे एक हमने एसी सोर्स यानी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज है 200 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, तो द करंट इन द कॉइल विल बी, तो कॉइल से पास होने वाला जो करंट है वो कॉइल से पास होने वाला करंट कितना रहेगा, ये हमें पूछा है। तो फिर से बताओ प्रॉब्लम में क्या हुआ। तो आप बोलेंगे सर देखिए पहले एक कॉइल दिया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस 30 ओहम है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है 20 ओहम, और एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इनिशियली उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी थी। फिर क्या हुआ सर, फिर बाद में एसी सोर्स कनेक्ट किया 200 वोल्ट का, ओके, और सर 100 हर्ट्ज ये उसकी फ्रीक्वेंसी अभी नई वाली, ये कनेक्ट की उस कॉइल को। तो फिर कॉइल से पास होने वाला जो करंट है वो करंट कितना रहेगा, ये हमें पूछा है, कॉइल से पास होने वाला करंट। तो पहले तो मैं आपको फिगर समझा के बताता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखो फिर यहाँ क्या हुआ, तो सर एक इंडक्टर है, हाँ इंडक्टर है, ओके, और सर ये उसको एसी सोर्स कनेक्ट किया, एसी सोर्स, ये सोर्स, यहाँ से करंट पास हो रहा है, आय करंट पास हो रहा है। यहाँ बोला है सर कि वहाँ रजिस्टेंस है, तो रजिस्टेंस है तो हम ये रजिस्टेंस भी ड्रॉ करेंगे, और इंडक्टेंस है, इसका भी रजिस्टेंस दिया है, मतलब ये दिया है ये रजिस्टर, इसका रजिस्टेंस आर, ये इंडक्टर, इंडक्टर यानी कॉइल, इसका रेजिस्टेंस एक्सएल, और इसका जो इंडक्टेंस होता है सेल्फ इंडक्टेंस यल। यस, तो पहले ये एसी सोर्स यहाँ पे नहीं था, था क्या? नहीं था। बाद में ये एसी सोर्स कनेक्ट किया और इस एसी सोर्स का जो वोल्टेज है वो कितना दिया है, देखो बरा वोल्टेज कितना दिया है। तो आप बोलेंगे सर वोल्टेज 200 वोल्ट दिया है और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, तो सर फ्रीक्वेंसी इसकी दी है 100 हर्ट्ज। जब ये एसी सोर्स कनेक्ट किया तो एसी सोर्स का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज एसी सोर्स का वोल्टेज 200 वोल्ट भी लिखो या पूरा वोल्ट लिखो, और इसके फ्रीक्वेंसी जो है वो है 100 हर्ट्ज।
फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज का मतलब बताता हूँ। ये देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ साइकिल्स, ये देखो नंबर ऑफ साइकिल्स, एक साइकिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो एक साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, इस प्रकार से। तो ये जो एसी सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती है? 100, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि सर यहाँ रजिस्टर और यहाँ इंडक्टर है, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सर इम्पेडेंस बोलते हैं। और वो किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। तो सर जेड इक्वल टू, ये जो इम्पेडेंस जेड इक्वल टू √r² प्लस XL माइनस XC स्क्वेयर, ये फार्मूला हमारे पास है। अरे लेकिन यहाँ कैपेसिटर है क्या? नहीं है, कैपेसिटर नहीं है। जब कैपेसिटर नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC रहेगा क्या? नहीं रहेगा, मतलब XC 0, मतलब सिर्फ क्या रहेगा कि Z इक्वल टू √r² प्लस XL स्क्वेयर, बरोबर कि नहीं? तो देखो Z इक्वल टू √r² प्लस XL स्क्वेयर। अच्छा, इधर साइड वर्क में मुझे बताओ कि XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा L। XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा L। ओमेगा यानी इस एसी सोर्स की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होती है। ओमेगा यानी 2πf होता है। फ्रीक्वेंसी को अगर 2π एंगल से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है, और L यानी उसका इंडक्टेंस। तो देखो फिर XL वैसा ही इक्वल टू ओमेगा यानी 2πf और L वैसा ही। ओके, तो अब मुझे वैल्यूज़ बताओ कि हमें क्या क्या दिया है प्रॉब्लम में। तो आप बोलेंगे सर देखिए हमें R दिया है, ओके, उसके बाद में इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है, यस, एसी सोर्स का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी भी दी है, बरोबर है, यस। तो अभी आप मुझे ये बताओ कि जो XL है, क्या रे बाबू? तो आप बोलेंगे सर XL फाइंड करने के लिए तो L मालूम चाहिए ना। XL फाइंड करने के लिए क्या मालूम चाहिए? L। तो L तो हमें दिया नहीं, प्रॉब्लम में दिया है क्या? बोलो बरा, L दिया है क्या प्रॉब्लम में? अरे प्रॉब्लम में L दिया है क्या? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो पहली केस से हम फाइंड करेंगे। आपको देखो पहली केस में जब ये एसी सोर्स कनेक्ट नहीं किया तब की फ्रीक्वेंसी कितनी है रे बाबू? 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो बरोबर ध्यान दो फिर यहाँ पे, तो पहली फ्रीक्वेंसी हम ω1 लेंगे। क्या लेंगे? पहली फ्रीक्वेंसी ω1। तो ω1 इक्वल टू क्या है? ये 2πf1। तो 2π पहली वाली फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50। तो ये क्या हो जाएगी? 100π ω1 है या ना? बोलो जल्दी, ω1 कितनी मिली हमें? 100π। ओके, तो भाई ω1 मिली, क्लियर। और नई वाली जो रहेगी वो क्या रहेगी? ω2। नई वाली क्या रहेगी? तो उसमें फ्रीक्वेंसी अभी कितनी दी है हमें? 100, यस। तो बरोबर ध्यान दो, नई वाली जो है ω2 यानी ये 2πf2, तो 2πf2 यानी 100, ये ω2। क्लियर क्या रे बाबू? अरे क्लियर क्या? तो ये XL यानी ω1, ओमेगा यानी नई केस के लिए ω2L। क्या रे बाबू? हाँ, तो ये 2π और F कितना है रे बाबू? 100। और हमारे पास L की वैल्यू नहीं है क्या? L की वैल्यू नहीं है, L की वैल्यू हमें नहीं दी है। देखो बाबू यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ω1 पहले केस में कितने बताओ बरा? कितना? 100π। और दूसरी केस में कितना है देखो बरा? ω2 इक्वल टू 200π है या ना? बोलो, मतलब पहले केस की फ्रीक्वेंसी, पहली केस की जो एंगुलर वेलोसिटी है ω1 उससे डबल है दूसरे केस की, बरोबर कि नहीं?
हाँ, तो हमें दूसरे केस का एक्सेल चाहिए। ये एक्सेल कब चाहिए बाबू हमें? दूसरे केस का। तो देखो एक्सेल इक्वल टू ये ओमेगा 2l, डायरेक्टली इसकी वैल्यू आती है। क्या आती है? डायरेक्टली इसकी वैल्यू आती है। कैसे आती है देखो, अभी यहाँ पे बरोबर ध्यान दो। तो पहले केस में मुझे बताओ एक्सेल कितना दिया है? पहले केस में 20। क्या दिया है पहले केस में? 20। तो दूसरे केस में कितना रहेगा? उसका डबल रहेगा। क्या रहेगा? डबल रहेगा। कैसे रहेगा इधर बताता हूं मैं, बरोबर देखो, ध्यान दो। एक्सेल इक्वल टू क्या होता है रे बाबू? ओमेगा एल। एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल। अरे तो ओमेगा जो है, ओमेगा देखो, ओमेगा पहले केस में जब था, फ्रीक्वेंसी जब 50 थी, तो कितना है ओमेगा 100 पाई। कितना है रे बाबू? और दूसरे केस में कितना आया? 200 पाई। अच्छा, इतना मैंने डिटेल में बताया। उसके पहले आप सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी से भी मालूम कर सकते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50। दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी? 100। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? डबल। अरे फ्रीक्वेंसी डबल हुई, इसीलिए तो ओमेगा भी क्या हुआ? डबल। पहला वाला ओमेगा कितना था? ओमेगा 100 पाई। दूसरा वाला कितना आया? 200 पाई। बरोबर। इंडक्टर वही है, तो उसका यल जो है, यल यानी क्या? सेल्फ इंडक्टेंस, वो तो कांस्टेंट रहता है। तो एक्सेल का रिलेशन ओमेगा के साथ बताओ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है? तो जो यहाँ ओमेगा में चेंज आएगा वही एक्सेल में आएगा, है या ना? तो मुझे बताओ पहले केस में एक्सेल आपको कितना दिया है? जब ये आपको एसी सोर्स नहीं कनेक्ट किया तो सर 20 ओहम एक्सेल, है या ना? अरे फिर ओमेगा क्या हुआ? डबल हुआ। ये इसीलिए बताया ओमेगा क्या हुआ? डबल हुआ। ये इसीलिए मैंने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फाइंड करके बताया, अदरवाइज उसकी आवश्यकता भी नहीं। सादे इसमें पहली फ्रीक्वेंसी F1, पहली फ्रीक्वेंसी F1 कितनी रे? 50 हर्ट्ज। और दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी? 100 हर्ट्ज। तो यही से पता चलता है कि पहली फ्रीक्वेंसी 50, दूसरी 100, मतलब क्या हो गई? डबल। हाँ, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से तो ओमेगा बताए, क्योंकि ओमेगा के साथ एक्सेल का रिलेशन है। तो पहले केस में ओमेगा 100 पाए ओमेगा 1, और दूसरे केस में 200 पाए ओमेगा 2। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डबल। अरे फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो एक्सेल भी क्या होगा? दूसरे केस में डबल होगा। पहले केस में कितना दिया है? पहले केस में कितना दिया है? 20 ओम। तो दूसरे केस में ऑटोमेटिकली कितना रहेगा? बोलो बोलो जल्दी। हाँ, क्योंकि यहाँ यल तो कांस्टेंट रहता है। एक्सेल का रिलेशन ओमेगा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो एक्सेल इक्वल टू ए ओमेगा 2l, तो डायरेक्टली वैल्यू न रे बाबू रे, कितनी रे? 40 ओहम। क्लियर क्या? कितनी? हाँ, तो आर हमें मालूम है, एक्सेल मालूम है, तो जेड मिलेगा कि नहीं? तो क्या होगा? जेड इक्वल टू बताओ रूट रजिस्टेंस कितना दिया है हमें? रजिस्टेंस कितना दिया है ये यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। बोलो आर कितना दिया है हमें प्रॉब्लम में? तो आप बोलेंगे सर 30 ओहम। यस। और एक्सेल कितना है? 40। तो रखो बरा, आर 30 का स्क्वायर, एक्सेल 40 का स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू रूट, देखो 3 का स्क्वायर 9, एक 0 का स्क्वायर 2 0, 4 का स्क्वायर 16, एक 0 का 2 0। तो जेड इक्वल टू रूट 900 और 1600 यानी 2500। तो जेड इक्वल टू देखो 25 का रूट 5 और 2 0 का रूट 1 0। तो जेड, जेड यानी रे बाबू बोलो इम्पेडेंस, इम्पेडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जेड आ गया 50 ओहम। सर हमें जेड नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है? करंट पूछा है। क्या पूछा है? करंट। तो जेड की वैल्यू मिल गई हमें, जेड की वैल्यू मिल गई। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है वहाँ बताओ बरा फिर? करंट की। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी फिर बताओ मुझे? जेड हो गया, यहाँ जगह ने इसलिए इधर मेंशन करता हूँ। ये देखो बाय ओहम्स लॉ V इक्वल टू रे आई आर, है ना? लेकिन ये V इक्वल टू आई आर कब चलता है? जब सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट हो, है ना? अभी सर्किट कौन सा है? रेजिस्टिव इंडक्टिव यानी RL सर्किट है। तो R चलेगा क्या? नहीं। तो उसके जगह कौन चलता है? Z। इसीलिए तो Z फाइंड कर लिया हमने। तो फॉर्मूला क्या आएगा फिर बताओ?
सर V इक्वल टू I इंटू जेड। तो हमें I चाहिए तो I वैसे ही V Z को इधर लाया तो क्या हो गया रे V बाई टू लेफ्ट। तो फिर बताओ क्या होगा यहाँ पे I इक्वल टू V बाई जेड। V कितना दिया है हमें सर 200 दिया है या ना, और Z कितना आया 50। हाँ 54 ज़ा 200 तो I इक्वल टू आ गया 4 एम्पियर। तो ये जो बहने वाला करंट है इस RL सर्किट से बहने वाला जो करंट है वो कितना 4 एम्पियर। क्लियर क्या बोलो। और मुझे बताओ फिर से प्रॉब्लम में क्या हुआ। देखिए सर हमें सर्किट दिया है, इसमें ये रजिस्टर दिया है और ये इंडक्टर दिया है। इसका रजिस्टेंस हमें दिया है 30 और इंडक्टर का पहले रजिस्टेंस दिया है 20। बाद में हमें अच्छा इसकी जो शुरुआती फ्रीक्वेंसी थी वो 50। बाद में ये ऐसा एसी सोर्स जोड़ा जिसका वोल्टेज 200 है और फ्रीक्वेंसी 100 है। मतलब सर पहली केस की तुलना में दूसरी केस में फ्रीक्वेंसी हो गई डबल। फ्रीक्वेंसी डबल इसलिए फिर एंगुलर वेलोसिटी भी हो जाएगी डबल, जो कि मैंने फाइंड करके बताई। पहली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 जो आई जब हमने पहली फ्रीक्वेंसी 50 रखी तो कितना आता है रे बाबू 2 पाई इंटू 50 यानी 100 पाई। और दूसरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 यानी 2 पाई एफ टू तो 2 पाई, दूसरी फ्रीक्वेंसी 100 यानी 200 पाई। तो देखो पहली फ्रीक्वेंसी जो है उससे डबल है दूसरी फ्रीक्वेंसी। और मैंने आपको बताया एक्सएल इक्वल टू ओमेगा यल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू ओमेगा यल। यल यानी ये इंडक्टेंस इसका ये कांस्टेंट होता है क्योंकि कॉइल तो वही है, तो यल कांस्टेंट रहेगा। वो चेंज होगा क्या? नहीं। यल कब चेंज होगा? अगर कॉइल को चेंज किया तो यल चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। तो यल कांस्टेंट है तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओमेगा के साथ क्या हुआ सर? ओमेगा डबल हुआ, ओमेगा डबल हुआ तो एक्सएल भी क्या होगा? डबल। तो पहले केस में एक्सएल कितना दिया है सर? पहले केस में हमें 20 दिया था, तो दूसरी केस में कितना रहेगा? 40 रहेगा। कितना रहेगा? 40। यस। तो यहाँ से हमें मिला Z इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर। लेकिन एक्सी 0 रहेगा क्योंकि कैपेसिटर वहाँ नहीं है। तो Z इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। आर सर 30 है, एक्सएल ये सर 40। इसकी वैल्यू आएगी सर रूट 2500। तो उसकी वैल्यू फाइंड की तो ये आता है 50 ओहम। ये Z मिल गया इम्पीडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। लेकिन हमें तो चाहिए भाई करंट। तो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR सिर्फ ये तब काम करता है जब सर्किट में सिर्फ रजिस्टर रहता है। क्लियर क्या? लेकिन ये R और L है, दोनों है, तो रजिस्टेंस जो रहेगा वो Z रहेगा, R नहीं रहेगा, Z रहेगा। इसीलिए Z को पहले फाइंड किया। तो R की जगह Z रखो तो V इक्वल टू IZ, V वैसे Z इधर इक्वल टू I, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। V की वैल्यू 200 दी हुई है, इसे AC सोर्स का वोल्टेज, और Z हमने फाइंड किया 50। सो करंट आया 4 एम्पियर। क्लियर रे बाबू? बोलो यस यस। एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स 1 किलोवाट पावर। इलेक्ट्रिक हीटर हर किसी के घर में होता है, इलेक्ट्रिक हीटर पानी गर्म करने के लिए। यस। कंज्यूम्स यानी यूज करता है 1 किलोवाट पावर। पावर दिया है 1 किलोवाट, किलो यानी 10 टू दी पावर 3 यानी 1000 वाट दिया है पावर। व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए 100 वोल्ट डीसी सप्लाई। जब किसको कनेक्ट किया रे? 100 वोल्ट डीसी सप्लाई को। ओके। इफ दिस हीटर इज टू बी यूज विथ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। अगर अब ये हीटर यूज किया एक एसी सोर्स के साथ जिसका वोल्टेज 200 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट इज। तो ये इलेक्ट्रिक हीटर के साथ जो इंडक्टर जोड़ना पड़ेगा उसकी इंडक्टेंस वैल्यू कितनी, ये हमें पूछा है। क्लियर क्या? बोलो। तो यहाँ भी 2 केसेस है। पहले केस में इलेक्ट्रिक हीटर अकेला है, पहले केस में इलेक्ट्रिक हीटर अकेला है, उसकी इंडक्टर के साथ शादी नहीं हुई है, तब का उसका पावर 1 किलोवाट है।
और उसको 100 वोल्ट डीसी सप्लाई पे कनेक्ट किया। पहले इसमें डीसी सप्लाई है, क्या है रे? डीसी सप्लाई। डीसी यानी डायरेक्ट करंट, क्या रे बाबू? तो डायरेक्ट करंट, डीसी सप्लाई यानी डायरेक्ट करंट, और उसका वोल्टेज दिया है डायरेक्ट करंट का कितना? 100 वोल्ट पहले केस में। अच्छा, अब दूसरे केस में क्या हुआ? अब हमें बोला है कि अगर यही हीटर कनेक्ट किया अभी डीसी के जगह एसी को, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, और इसका वोल्टेज क्या दिया है? 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी क्या दी है? 50 हर्ट्ज, क्या दिए? तो इसके साथ जो इंडक्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में इस इलेक्ट्रिक हीटर के साथ, उस इंडक्टर की इंडक्टेंस वैल्यू हमें पूछिए। क्या पूछिए? इंडक्टर वैल्यू। तो बरोबर अभी ध्यान दो, पहले केस में जो हीटर है वोल्टेज कितना है रे इसका? 100 वोल्ट। डीसी सप्लाई है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी रहेगी नहीं। अरे डीसी डायरेक्ट में नंबर ऑफ साइकिल्स रहती है क्या रे ऐसी? अरे ऐसी साइकिल्स रहती है क्या? एक साइकिल, दूसरी, तीसरी, चौथी? नहीं, ये सिर्फ कहाँ रहती है? एसी में रहती है। अच्छा सर, ये पहली केस, ये फर्स्ट केस। अभी सेकंड केस में क्या हुआ? सर सेकंड केस में क्या हुआ कि ये हीटर तो है ही यहाँ पे, लेकिन हीटर के साथ एक इंडक्टर कनेक्ट किया, और अभी सर यहाँ पे एसी सोर्स कनेक्ट किया। कौन सा सोर्स है रे ये? एसी सोर्स। कौन सा सोर्स है? और इसका वोल्टेज कितना दिया है? 200 वोल्ट है या ना? कितना दिया है बताओ? कितना वोल्टेज दिया है दूसरे केस में? 200 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी है मतलब ऐसी। अभी ये देखो साइकिल, इसीलिए तो ऐसा ड्रॉ रहता है, ये साइकिल्स, ये देखो एसी सोर्स, ये नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, उसी को तो बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। पहले केस में फ्रीक्वेंसी नहीं है, दूसरे केस में है। क्लियर क्या? लेकिन जब एसी सोर्स होता है रे बाबू, क्या होता है? एसी सोर्स होता है। एसी सोर्स रहा तो वो आरएमएस करंट की भाषा बोलता है। कौन से करंट की? डीसी डायरेक्ट करंट की भाषा बोलता है। किसकी भाषा बोलता है? डायरेक्ट करंट। मतलब ये डीसी जो है वो डायरेक्ट करंट, या हीटर है वो डायरेक्ट करंट आई की भाषा समझता है। लेकिन जैसे ही यहाँ इंडक्टर कनेक्ट किया, इंडक्टर यानी कॉइल जिसका इंडक्टेंस एल, रेजिस्टेंस एक्सएल, तो अभी ये जो वोल्टेज जो है ये वी, कौन है? वी है कि नहीं? हाँ, तो ये वी एसी सोर्स में ये वी नहीं रहता है, ये कौन रहता है? आरएमएस वोल्टेज रहता है। क्या रहता है? तो कैसे समझना? ये एसी सोर्स है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये वोल्टेज कौन सा है? ये वोल्टेज कौन सा है? आरएमएस वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? आरएमएस वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज बोलो? आरएमएस वोल्टेज। ओके, तो अभी बरोबर ध्यान दो। तो ये वोल्टेज, ये आरएमएस वोल्टेज हो गया। कौन सा वोल्टेज? ये वी आरएमएस। कैसे समझा आपने वी आरएमएस है करके? क्योंकि एसी सोर्स से जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो कौन सा होता है? आरएमएस। डीसी से जो होता है वो ये डायरेक्ट वी। क्लियर क्या? तो ये आरएमएस वोल्टेज है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? ये आरएमएस वोल्टेज है, क्या है? हाँ, तो फिर मैंने आपको बताया ना फार्मूले। क्या बताए? मुझे बताओ बरा साइड वर्क में, मैंने बताओ आई आरएमएस क्या बताया मैंने रे आपको? तो आप बोलेंगे सर I0/√2। बरोबर, सही बात है। अच्छा, और वोल्टेज के लिए, वोल्टेज यानी ईएमएफ, ईएमएफ के लिए क्या बताया? ई आरएमएस यानी, अरे ई आरएमएस क्या बताया? E0/√2। आई आरएमएस यानी I0/√2। ई आरएमएस यानी E0/√2। क्लियर क्या? E0 यानी क्या? मैक्सिमम वोल्टेज। क्या? अच्छा, ई है, ई यानी वी, हाँ वोल्टेज, ईएमएफ यानी वोल्टेज, तो वी आरएमएस इक्वल टू E0 यानी V0/√2। तो वी आरएमएस कितना दिया है सर? 200। √2 इधर लाया
तो ये V0 लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो ये V0 इतने वोल्ट आ गया, कितने वोल्ट आ गया बताओ? 200√2 इतना आ गया। क्लियर क्या रे? तो ये मिल गया मैक्सिमम वोल्टेज। देखो करंट तीन प्रकार के होते और वोल्टेज भी 3 प्रकार के होते एसी में। किसमें? हाँ, तो एक होता है सादा करंट आई, फिर से बताओ कौन से 3 होते हैं? तो एक आई करंट होता है, एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू और एक उसकी आरएमएस वैल्यू। क्लियर क्या? ये आई इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी। I0 क्या होती है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू। कैसी मैक्सिमम वैल्यू? अभी तो बताया। ये साइकिल जो होती है, ये जो साइकिल होती है, हाँ, तो ये देखो साइकिल, ये एक साइकिल ऐसी दूसरी, तो ये तो करंट है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है I0। क्लियर क्या? चाहे अप हो या डाउन हो। आया क्या समझ में? तो I0 यानी मैक्सिमम करंट, तो I यानी इंस्टेंटेनियस करंट, I0 यानी मैक्सिमम करंट। सर ये I यानी इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट यानी ये जो फ्लो हो रहा है। क्लियर क्या? हर स्टेज में जो करंट है वो इंस्टेंटेनियस करंट। I0 यानी मैक्सिमम करंट, और I0 से ही बनता है IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर करंट। क्लियर? उसी प्रकार से EMF भी यानी वोल्टेज भी कितने प्रकार के रहते? 3। अरे कितने प्रकार के? एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, एक मैक्सिमम वोल्टेज और एक RMS वोल्टेज। वोल्टेज यानी ही EMF। क्लियर क्या रे बाबू? यस। तो जब भी एसी साइकिल है तो उसमें जो वोल्टेज या EMF दिया है वो कौन सा रहता है? बोला फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्टेज या EMF दिया है, तो समझ लेना कि वो क्या है? RMS है। क्या है रे बाबा रे? हाँ, तो ये मैक्सिमम मिल गया हमें। कितना मिला? 200√2। अब ये वोल्टेज, अब इसको फादर समझो, ये एसी सोर्स को फादर और ये उसके 2 बच्चे। हाँ सर, 2 बच्चे। यस। तो ये वोल्टेज इन दोनों में क्या होगा? सर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? तो ये बाप इस पहले बेटे को कुछ वोल्टेज देगा और दूसरे बेटे को कुछ वोल्टेज देगा, है या ना? तो पहले बात तो बताओ, बाप के पास प्रॉपर्टी कितनी है? तो सर ये 200√2 इतनी प्रॉपर्टी है बाप के पास। कितनी है रे ये देखो V0 यानी मैक्सिमम वोल्टेज 200√2 इतनी प्रॉपर्टी है बाप के पास। क्लियर क्या? तो ये प्रॉपर्टी ये 2 भाइयों में क्या कर रहा है? वो डिस्ट्रीब्यूट, है ना? इसको कुछ देगा, इसको कुछ देगा, लेकिन इसका वोल्टेज कितना है ये ऑलरेडी मालूम है हमें। कितना है? 100 है। कितना है रे? तो ये इसका वोल्टेज, हीटर का जो वोल्टेज है, हीटर का वोल्टेज ये देखो V, हीटर का वोल्टेज कितना है रे? 100 वोल्ट। कितना है? वो VC लेते हैं। क्या लेते हैं? तो बोलो, बताओ बरा फिर मुझे क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर देखो ये बाप की प्रॉपर्टी V0 इक्वल टू ये पहले बेटे की प्रॉपर्टी V प्लस दूसरे बेटे को जो मिली वो VC। तो V कितना है? बाप की प्रॉपर्टी 200√2। पहले बेटे को कितनी मिली? सर 100। तो फिर दूसरे बेटे को कितनी मिली? तो सर ये 200√2, तो 200 इंटू √2 यानी 1.414 इक्वल टू ये 100 प्लस VC। तो 200 से मल्टीप्लाई करो बरा रे, ये क्या आता है? कितना आएगा रे? सादा मल्टीप्लीकेशन है, 2 से मल्टीप्लाई करो और ये 2 0 है तो पॉइंट को सादा मल्टीप्लाई करके बताना। सादा मल्टीप्लाई करके बताओ सर। 1.414 इंटू 200, 2 0 वैसे ही 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2 और 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट यानी ये आ गया 282.8। 100 को इधर लाया तो -100 इक्वल टू VC। तो बताओ बरा डिफरेंस ये जो है, डिफरेंस क्या आ गया? डिफरेंस क्या आ गया? बोलो जल्दी। 182.8 VC लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। इतने वोल्ट, इतना वोल्टेज आ गया इंडक्टर के ऊपर। हाँ सर, इंडक्टर के ऊपर इतना वोल्टेज आ गया,
लेकिन सर हमें वोल्टेज नहीं, इस इंडक्टर का यल यानी इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो फिर अब मुझे बताओ, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए इधर लिखता हूँ। तो ये वीसी नहीं रे, हाँ ये वीएल रे। ए बाबू क्या रे, सोनो, ये वीएल यानी इंडक्टर के ऊपर का वोल्टेज। क्लियर क्या? और वोल्टेज क्या होता है बताओ, वोल्टेज क्या होता है बताओ बरा, बाय ओहम्स लॉ V इक्वल टू रे IR। लेकिन मैंने बताया ना, ये फार्मूला सिर्फ कहाँ यूज होता है, रजिस्टर के लिए। यहाँ भी रजिस्टर है क्या? हम किसकी बात कर रहे हैं सर? इंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो V के जगह ये VL, V के जगह VL करंट वैसे ही, और R के जगह क्या आता है रे, इंडक्टर का रेजिस्टेंस रे बाबू, XL। क्लियर क्या? वैसी स्टेप डायरेक्टली हमेशा यही लिखनी चाहिए, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन ये मैं स्टेप इसलिए लिख के देता हूँ क्योंकि समझने के लिए आसानी होती है, क्योंकि ओम्स लॉ आपको मालूम है। ये सर V इक्वल टू IR, अरे V इक्वल टू IR है ना। तो फिर VL इक्वल टू I इंटू XL। I ये इंडक्टर का वोल्टेज यानी I इंटू इसका रेजिस्टेंस रे इंडक्टर का XL। क्लियर किया? हाँ यस। तो अब बरोबर ध्यान दो। तो सर VL इक्वल टू I और XL यानी रे ओमेगा L, XL यानी, और हमें क्या चाहिए L। तो ये XL वैसे ही अपॉन I ओमेगा, ये इधर लाया I ओमेगा। क्लियर क्या? तो L इक्वल टू XL अपॉन I ओमेगा, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, सो L इक्वल टू क्या होगा, L इक्वल टू XL अपॉन I ओमेगा। हाँ तो यहाँ पे L इक्वल टू XL अपॉन I ओमेगा। क्लियर क्या? बोलो। तो साइड वर्क में, अच्छा साइड वर्क की ज़रूरत ही नहीं है, तो XL वैसे ही I ओमेगा यानी 2 पाई एफ रे। क्या रे? 2 पाई एफ। तो बताओ बरा, अभी वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगा। हाँ ये XL नहीं रे, ये VL। क्या रे बाबू रे, ये VL। फिर से देखो, ये VL, अरे VL इक्वल टू I ओमेगा L, तो L इक्वल टू VL अपॉन I ओमेगा, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो VL अपॉन I ओमेगा, तो VL I वैसे ओमेगा यानी 2 पाई एफ। तो VL हमने पहले फाइंड करके रखा ना, कितना है 182.8। I करंट कितना है हमारे पास बताओ बरा, करंट की वैल्यू। हाँ करंट की वैल्यू नहीं है ना, है क्या करंट की वैल्यू? हाँ वो फाइंड करेंगे हम, करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले केस से करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पावर दिया है ना रे, तो पावर इक्वल टू क्या होता है बताओ बरा, पावर इक्वल टू V इंटू I, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर कितना दिया है बताओ, 1 किलोवाट। 1 किलो यानी 10⁻³ यानी 1000। क्लियर? और इसका वोल्टेज कितना है रे, वोल्टेज बोलो जल्दी क्या दिया है, 100 इंटू I। तो 2 0 कैंसिल, तो बच्चे 10 इक्वल टू I, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। देखो रे करंट जो पास हो रहा है, मतलब पहली केस में, हाँ ये करंट जो है वो है 10 एम्पियर। कितना रे, 10 एम्पियर। क्लियर क्या? हाँ तो ये करंट 10, 2 पाई वैसे ही, और ये अब कितना है रे बोलो, 50। हाँ इक्वल टू, फिर तो क्या होगा, बरोबर ध्यान दो। अभी बस तो वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी उसमें कुछ बचा नहीं। बचा क्या, बाकी कुछ उसमें नहीं बचा है। तो इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आती है 0.057 इतनी हेनरी। कितनी रे बाबू, ये आ गया आंसर। तो ऑप्शन बताओ मुझे, कौन सा ऑप्शन? C इज द राइट ऑप्शन। लेकिन ये वैल्यू कैसे आई, इसका थोड़ा सा मुझे दिमाग बताओ। ये तो इजीली फाइंड कर सकते हैं ना,
कैसी आई बताता हूँ, कैसे आई ये बताओ जल्दी। ये न्यूमेरेटर कितना है रे बोलो, 182 पॉइंट समथिंग, मतलब 200 के पास है। कितना है रे बाबू रे, 200 के पास है ना। अच्छा ये कितना है 10, ये कितना है 50 और ये कितना है 2 पाई। ओके हाँ चलो देखो वो भी बता देता हूँ कैसी आई वैल्यू। आंसर बताया, लेकिन अभी देखो ये वैल्यू हम 200 लेते हैं, ये 10, ये 2 पाई और ये 50, 2 0 और यहाँ के 2 0 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 5 पाई। क्या बचा रे 5 पाई है ना। हाँ तो 1/5 और पाई की वैल्यू क्या होती है रे 3.14 है ना। अरे बोलो ना पाई की वैल्यू कितनी होती है बरोबर। अच्छा ऊपर का नंबर 182 पॉइंट समथिंग था, उसको हमने बढ़ा के 200 किया, कितना किया तो 3.14 को भी हम थोड़ा सा अगर बढ़ाया, क्या किया हाँ थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या होगा, इसको हम टेम्परली, अभी सुनो टेम्परली इसको बढ़ा के 4 कर देते तो 1/5 इंटू 4 कितना हो गया 1/20, 1/20 और 1/20 की वैल्यू 1/20 भाग जाता नहीं, डिवीजन 0 लिया इसलिए पॉइंट, फिर से 0 लिया इसलिए 0, 25 100 तो ये आ गया 0.05। क्लियर क्या यस। तो